बच्चों, मैं संगीता तोमर, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई, आप सबका एक बार फिर से हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 12 का दूसरा भाग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रथम हिल स्टेशन। हमने इस अध्याय में पिछले वीडियो में बात की थी कि जिस समय औपनिवेशिक काल था उस समय भारत में जो नगरों का उत्थान हुआ उसमें क्या क्या पहले वाले जो पूर्व औपनिवेशिक काल में जो नगर हुआ करते थे वो उनसे किस प्रकार से भिन्न हुआ करते थे और किस तरह से औपनिवेशिक काल में यहाँ पर नगरों का विकास हुआ। आज यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कि जो प्रथम हिल स्टेशन जो थे जिसको कि अंग्रेज़ों ने भारत में जब उनका शासन था तो उस समय बनाए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। औपनिवेशिक शासन काल में हिल स्टेशनों की शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जो उस समय के जो हिल स्टेशन थे उसमें शिमला की जो स्थापना वो गोरखा युद्ध 1814 और जो 1816 ईस्वी के दौरान हुआ उसमें अंग्रेज़ों ने इसको अपने अधीन किया था, तथा माउंट आबू जो था उसकी स्थापना तृतीय मराठा युद्ध जो कि 1818 ईस्वी के दौरान में हुआ, और जो दार्जिलिंग था उसको 1835 ईस्वी में सिक्किम से शासकों से छीना गया। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि जो ये हिल स्टेशन थे इसकी ज़रूरत अंग्रेज़ों को क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश सेना के लिए ज़रूरत किस प्रकार से कि उस समय जो ब्रिटिश जो लोग थे या अंग्रेज़ जो थे वो अपनी सेना की तरफ बहुत ध्यान देते थे और इसीलिए उन्होंने सेना के लिए इन हिल स्टेशनों को इसलिए अपनाया क्योंकि उनको एक तो यहाँ पर सैनिकों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए इस जो ये तीनों हिल स्टेशन थे इन्होंने इसको महत्वपूर्ण माना। पहाड़ी क्योंकि भारतीय पहाड़ों की जो ठंडी और जो मृदु जलवायु है वो सेहत के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है। अंग्रेज़ गर्म मौसम को बीमारियां उत्पन्न करने वाला मानते थे। गर्मियों में हैज़ा और जो मलेरिया जैसी भयानक जो बीमारियां वो फैलती थी, तो जो सैनिकों को अंग्रेज़ इन बीमारियों से दूर रखने का प्रयास किया जाता था और इन सैनिकों को भारी संख्या में हिल स्टेशनों में भेजा जाता था और इस प्रकार से इन हिल स्टेशनों में एक प्रकार की छावनी का रूप ले लिया था। तो ये तो था पहला कारण। अब है दूसरा, यूरोपियन के लिए आदर्श स्थान। कहने का अभिप्राय ये है कि जो यूरोपियन लोग हैं उनके जो अपने देश की जो जलवायु है वो ठंडी जलवायु है, तो इसीलिए हिल स्टेशनों की जो जलवायु थी वो उनको बहुत पसंद थी और वायसराय जो अपने पूरे अमले के साथ प्रत्येक वर्ष गर्मियों में हिल स्टेशनों पर चले जाया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अपनी काउंसलिंग शिमला जो कि हमारे हिमाचल की राजधानी है वहाँ पर इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी। तो इस प्रकार से गर्मियों में हिल स्टेशनों में राजधानियाँ बदलने का सिलसिला थम गया, मतलब एक ही हिल स्टेशन इन्होंने चुना वो था शिमला। दूसरा है फिर रेलवे का आगमन। जो हिल स्टेशनों में रेलवे का जो आगमन था ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस कारण से हिल स्टेशनों में सेना की आवाजाही भी सुगम होगी। दूसरा, ये पर्वतीय सैरगाह और भारतीयों की पहुंच से भी में भी आ गया ये वाला हिल स्टेशन। उच्च और मध्य वर्गीय लोग जो थे वो भी सैर सपाटे के उद्देश्य से इन जो हिल स्टेशनों पर जाने लगे और उनके मनोरंजन के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के जो दृश्य थे जिससे कि वो अपना मनोरंजन कर सकते थे। तो अब यहाँ पर कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे हिल स्टेशन, क्योंकि हिल स्टेशनों में जो चाय और कॉफ़ी के जो बागान थे वो बड़ी संख्या में लगाए गए और इससे सरकार की आमदनी में काफ़ी वृद्धि होगी और इन बागानों में काम के लिए मैदानी जो क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मजदूर भी आ गए और उनको यहाँ पर रोजगार आदि भी मिल गए। तो ये तो थे हिल स्टेशनों के बारे में।
अब उस समय के जो प्रमुख नगर रहे, जैसे कि हमने आपको बताया कि तीन अंग्रेजी काल के तीन जो प्रमुख नगर थे, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। तो आज यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा डिस्कस हम करेंगे कि जो मद्रास जो था, और मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में मद्रास जो पट्टम में एक व्यापारिक चौकी की स्थापना की थी और इसे स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम कहते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ बसने का अधिकार कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था और ये नायक अपने प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना चाहते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने यहाँ पर जो अपने लिए एक किला बनाया मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया और ये केवल यूरोपीय जो लोग थे वही इस किले में रह सकते थे। किले के बाहर उन्होंने ब्लैक टाउन बनाया जिसमें कि भारतीय रहा करते थे। तो जैसे जैसे अंग्रेज़ों की सत्ता सुदृढ़ होती चली गई तो यूरोपीय निवासी जो थे वो किले से बाहर भी रहने लगे। तो जो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था, थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस तरह से सुरक्षित बनाया हुआ था। तो जो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला था, इसको दीवारों और बुर्जों से इस तरह से विशेष घेराबंदी की हुई थी कि इस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकते थे और किले के अंदर रहने का निर्णय केवल नस्ल और धर्म के आधार पर किया जाता था और कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं थी और किले के अंदर केवल अंग्रेज़ों के अतिरिक्त डच और पुर्तगालियों को रहने की छूट थी। मतलब भारतीयों को किसी को भी किले के अंदर रहने की परमिशन नहीं थी। अब ब्लैक टाउन की बात करें, हमने पहले भी बात की थी कि जैसे भारतीय जो बुनकर होते थे, कारीगर होते थे या बिचौलिए होते थे, दुभाषिए होते थे, वो ब्लैक टाउन में रहा करते थे और उनको जो किला होता था उसमें जाने का अधिकार नहीं होता था। अब कई बार दुभाष, ये भी आपसे प्रश्न पूछते हैं कि ये दुभाष कौन थे। दुभाष जो लोग थे वो लोग ऐसे थे जो कि स्थानीय और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं बोलना जानते थे। वे एजेंट या जो व्यापारी के रूप में कार्य करते थे। वे भारतीयों और अंग्रेज़ों के मध्य क्या बनाते रहते थे, कोऑर्डिनेशन बनाते थे। वे संपत्ति एकत्रित करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का प्रयोग करते थे। फिर उसके अतिरिक्त अन्य जो समुदाय थे उस समय के, जैसे यहाँ पर कि आरंभ में कंपनी में जो नौकरी करने वालों को बेलार की प्रमुख भूमिका रही। उसके बाद ब्राह्मणों ने प्रशासन के पद प्राप्त करने के प्रयास किए। तेलुगु, कोमाटी, ये सारे जो दूसरे समुदाय थे, इन्होंने भी उस समय जो नगरों में जो विकास था उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मद्रास का जो बढ़ता हुआ शहरीकरण जो था, वहाँ पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो यूरोपियन लोग भी पहले तो सिर्फ अपने किले के अंदर रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई अब वो किले से बाहर भी बसने लगे। और उस समय जैसे जैसे उन्होंने किले से बाहर बसना शुरू किया तो उस तरह से वहाँ पर अन्य दूसरे भी बहुत बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया, जिससे कि शहरीकरण भी बढ़ता गया। अब है कलकत्ता की बात कि उस समय जो कलकत्ता था उसको 1690 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि कलकत्ता में एक जो फोर्ट विलियम नामक जो किला है, इसका निर्माण 1757 ईस्वी के बाद करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इस किले को इस तरह से सुरक्षित बनाया गया कि इस पर कोई भी आसानी से आक्रमण ना कर सके। तो 1803 ईस्वी में लॉर्ड वेल्जली ने यहाँ गवर्नमेंट हाउस का भी निर्माण करवाया और ये अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक बन गया था। कलकत्ता शहर के विकास के उद्देश्य से 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का भी गठन किया गया। 1836 ईस्वी में कोलकाता में घास फूस की झोपड़ियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह से कलकत्ता का विकास हुआ। वहाँ पर फोर्ट विलियम किला बनाया गया जो कि चारों तरफ से बिल्कुल सुरक्षित हुआ करता था।
अब लॉर्ड वेल्लेस्ली का अगर योगदान की बात करें तो जैसा कि 1803 में उसने गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण करवाया वहाँ पर, और इसके साथ साथ लॉर्ड वेल्लेस्ली भारतीय जनसंख्या वाले भीड़ भाड़ वाले इलाके, संकरी गलियाँ, गंदे तालाब और जो जल निकासी की जो खस्ता हालत देखकर परेशान हो उठा, और इसीलिए उसने क्या कर दिया कि उस समय लॉर्ड वेल्लेस्ली ने 1803 ईस्वी में नगर नियोजन के उद्देश्य से एक आदेश जारी कर दिया। इसके अनुसार अनेक बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और जो चर्म शोधन इकाइयाँ थी उनको शहर से हटा दिया गया। तो ये लॉर्ड वेल्लेस्ली का योगदान रहा। उसके बाद लॉटरी कमेटी होती थी कि जिसमें जो नगर सुधार के लिए जो धन की व्यवस्था थी वो लॉटरी की एक जो टिकट होती थी उसको बेचकर की जाती थी, और इसका अर्थ था कि शहर के विकास के लिए धन की व्यवस्था करना केवल सरकार का ही काम नहीं रह गया था, अपितु नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक मानचित्र बनाया और इसका उद्देश्य ये था कि कलकत्ता की जो एक मुकम्मल तस्वीर वो सबके सामने आ सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, शहर को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से अनेक झोपड़ियों का सफाया कराया और इसके गरीबों को शहर से बाहर निकाल दिया, और उन्होंने कलकत्ता के बाहर जगह दी गई और इससे अनेक सड़कों को, गलियों को और पार्कों का निर्माण आदि भी करवाया गया। फिर बीमारी और जो आग से बचाने के लिए क्या क्या पग किए गए कि उस समय जो हैजा और प्लेग जैसी जो बीमारियां फैलती थी तो वो ये बीमारियां इसी तरह की थी जिस तरह से आजकल कोरोना महामारी फैली हुई कि एक से दूसरे में ये बीमारी बहुत जल्दी फैल जाती थी। तो इसको कम करने के लिए उस समय स्वास्थ्य कर जो था कलकत्ता का और अधिक स्वास्थ्यकर बनाने के लिए वहाँ पर, क्योंकि घनी जनसंख्या वाली बस्तियाँ थी जो कि काफ़ी अस्वच्छ होती थी, मतलब वहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। दूसरा, वहाँ पर सूरज की जो रोशनी वो सीधी नहीं आ पाती थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1836 में कलकत्ता में घास फूस की झोपड़ियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त मकान में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया। अब लॉर्ड डलहौजी का अगर योगदान की बात करें कलकत्ता शहर के लिए तो उसने क्या किया कि 1856 ईस्वी तक वो भारत का, जैसे 1848 से लेकर 1856 तक जो लॉर्ड डलहौजी था वो भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो उसने कलकत्ता निवासियों के पीने के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध किया, गंदे जल की निकासी के लिए भूमिगत नालियों का प्रबंध किया, कलकत्ता में रोशनी के लिए उचित प्रबंध किया और कलकत्ता की सफाई की देखरेख के लिए 3 कमिश्नरों को नियुक्त किया। तो लॉर्ड डलहौजी का आधुनिक कलकत्ता के निर्माण में बहुमूल्य योगदान है। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पर अगला जो शहर रहने वाला है वो है बम्बई। तो जो बम्बई जो शहर है ये 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह के समय दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। तो 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट ने बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के स्थान पर बम्बई को अपना औपनिवेशिक और भारत की वाणिज्यिक राजधानी बना लिया था। तो ये तो था बम्बई के बारे में। अब इसके बाद की बम्बई का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, तो बम्बई में अगर हम बात करें, जो बम्बई है यहाँ पर आपस में ये टापुओं को जोड़ने वाला एक शहर है और इस कारण एक विशाल बम्बई शहर अस्तित्व में आया। ये पश्चिम तट की स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह यहाँ पर बन गई थी और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था और यहाँ से भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई में ही होता था। तो बम्बई बंदरगाह से निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण जो वस्तु थी अफीम थी और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को निर्यात करती थी। तो कहने का अभिप्राय है कि जो बम्बई था वो एक तरह से व्यापारिक केंद्र था। तो 1869 की अगर बात करें तो उस समय स्वेज नहर को खोला गया व्यापार के उद्देश्य से और इस कारण बम्बई का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंध मजबूत हो गए। तो बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया गया। अब बात करते कि वहाँ पर कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं बम्बई में,
तो अगर हम इमारतों की बात करें तो वहाँ पर जो सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें और जो स्मारकीय जो मीनारें थी वो इस तरह से बनी हुई थी कि जो आज तक भी हमारे सामने एक कला का द्वितीय नमूना है। अब यूरोपियन शैली की बात करें कि यूरोपियन ने भारत में 3 कारणों से अपनी शैलियों को अपनाया, कि जो उनकी अपनी शैली थी भवन निर्माण की, क्यों अपनाया। एक तो वो इस शैली के द्वारा एक अजनबी देश में जाना पहचाना भूदृश्य रचने और उपनिवेश में घर जैसा महसूस करना चाहते थे। दूसरा, उन्हें लगता था कि यूरोपियन शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगा। तीसरा, कि अंग्रेज सोचते थे कि यूरोपियन ढंग से दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक शासकों और भारतीय प्रजा के मध्य जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसलिए भारत में उन्होंने बहुत सारी ऐसी इमारतें बनाई जो कि उनकी यूरोपियन शैली को दूर से ही प्रतिबिंबित करती है। अब उन्होंने भारत में इसके साथ साथ दूसरी शैलियाँ भी, जैसे नवशास्त्रीय शैली। इस शैली में क्या होता था कि बड़े बड़े जो स्तंभ होते थे उसके पीछे रेखा गणित संरचनाओं का निर्माण में क्या बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे। और ये शैली मूल रूप से प्राचीन रोम के भवन निर्माण शैली से निकली हुई है। और उस समय औपनिवेशिक काल में इस शैली के अनुसार 1833 ईस्वी में जो बम्बई का टाउन हॉल है और जो 1860 में एलिफ्स्टन सर्कल, जिसका बाद में नाम बदलकर हार्मिनल सर्कल रखा गया, तो वो बिल्डिंग इसी शैली में बनाई गई है। अब भारतीय शैलियों की बात करें तो उस समय भारतीय शैली में, जिसको कि बंगलो भी कहा जाता है, तो उसमें उसको बनाया गया। और जो ये बंगलो जो शब्द है ये बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, क्योंकि यहाँ एक परंपरागत जो भूस की झोपड़ियाँ हुआ करती थी, तो इसमें अंग्रेज़ों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़रूरी बदलाव किए और अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बंगला एक विशाल ज़मीन पर बना हुआ होता था। और ये बंगले बहुत भव्य होते थे और देखने में भी बहुत सुंदर लगते थे। और इसके बाद अगर बात करें नवगोथिक शैली की, तो नवगोथिक शैली की विशेषता होती थी जिसमें कि ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और विस्तृत सजावट। तो उस समय इस शैली में भारत में बहुत सारे जो भवन बनाए गए, जिसमें कि यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कौवासी जहांगीर जो रेडी मनी उन्होंने धन दिया, वह एक धनी पारसी व्यापारी था। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के जो घंटाघर के निर्माण के लिए प्रेमचंद रायचंद ने धन दिया और उन्होंने अपनी माँ के नाम पर राजाबाई टावर रख दिया। तो बम्बई में नवगोथिक शैली में बहुत सारे जो मकान बनाए गए, जिसमें कि विक्टोरिया टर्मिनस, ये उस समय का एक प्रमुख बड़ा एक नवगोथिक शैली का उदाहरण है। और इसके बाद अगर बात करें इंडो सार्सनिक शैली की, तो इंडो सार्सनिक शैली में बहुत सारे भारत में भवन बनाए गए। और इस शैली में क्या था कि ये मिश्रण था किसका, इंडो और भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण था जो इस तरह के भवन थे। इस शैली के अनुसार 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण किया गया। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों किया गया था, क्योंकि इंग्लैंड का जो शासक था जॉर्ज पंचम और उसकी जो पत्नी थी मैरी, उनके स्वागत के लिए ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा, इसी शैली में ताजमहल होटल भी बनाया गया जो कि आज भी देखा जा सकता है। और ये भारतीय भारतीय और यूरोपियन शैली का एक मिश्रण शैली थी। ये कौन सी, इंडो सार्सनिक शैली। अब चार्ल्स इमारतें भी थी जिसमें कि बहुत सारी इस तरह की इमारतें बनाई गई। इसमें जैसे कि हमने देखा कि जो बम्बई शहर है वहाँ पर अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो वहाँ पर एक जिन इमारतों को चार्ल्स नाम दिया गया, इन इमारतों में अनेक मंजिलें होती थी और जिसमें कि एक एक कमरे वाली आवासीय इकाई बनाई गई। और इमारतों के सभी कमरों के सामने एक खुला बरामदा और गलियारा बनाया जाता था। और इस प्रकार की इमारतों में बहुत कम जगह में अनेक परिवार रहा करते थे और इस कारण उनमें एकजुटता का भाव भी उत्पन्न हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस अध्याय
से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।